हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 54वां दिन है, जिसमें अपने शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन हो रहा है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो मेंस है, इवन जो आने वाला मेंस है और जो यूपीएससी का मेंस जो 2021 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो न केवल आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं इसके माध्यम से, बल्कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग भी देख रहे हैं कि किस तरह से जीएस पेपर में आंसर राइटिंग करें और हिंदी मीडियम में क्यों नंबर कम आते हैं। हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि मैंने खुद का अपना भी एग्जांपल दिया था कि मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 में जीएस पेपर 3 में 92 मार्क्स आए थे और टॉपर के 144 मार्क्स आए थे। तो मैंने ये बात डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, आप इसको देखें एक बार। टोटल 54 डिस्कशन हो चुके हैं। तो हम शुरू में स्ट्रैटेजी भी डिस्कशन करते हैं, इवन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए। तो ये जो गैप है 92 से 144 के बीच का, इसको कैसे फिल किया जाए, क्या आंसर राइटिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, क्या स्ट्रक्चर हो, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं रेगुलर। तो आज जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमारा जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपने अगर यूपीएससी हिंदी विद गौरव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम इसका कहीं पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसको प्रमोशन कर पाएंगे। तो ये आप लोग के ऊपर ही है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर आप लोग खुद से प्रमोट करिए। और आप मेरे बारे में देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। और सीधे मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न आपके सामने, हालांकि मैं थंबनेल्स में डाल देता हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर जो सामने है वो सही ढंग से ये रहा। जीएस पेपर 3 का जो आप इसको चाहें तो जो ये प्रश्न है अभी आप पढ़ें एक बार, ठीक है, फिर आप बताएं कि सिलेबस के किस हिस्से से है ये, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की प्रकृति नागरिक एवं साथ ही सैन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को सक्षम बनाती है। इस संदर्भ में भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। तो प्रश्न यह है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द डुअल यूज नेचर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इनेबल्स its utilization for civilian as well as military purposes. In this context, examine the need for a space security policy in India. और दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये जैसे आज डे 54 है, तो इसको मैं एक दिन पहले, जब आज डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे 25 जून को, तो इसको मैं एक दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पे अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जो इसका सॉल्यूशन है वो जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके बाद हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है आपको सोचना है, बताना है कि क्या वो इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है, क्या वो टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये किस हिस्से से है। और अगर सच्चाई बताऊं तो ये दोनों को इंटरलिंक्ड करके बात पूछी गई है, ठीक है। देखिए, सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है इसका दोहरा उपयोग होता है। दोहरा उपयोग की मतलब क्या हुआ? नागरिक एवं साथ ही आप सैन्य प्रयोजनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बताई है। इस संदर्भ में आपको कुछ बात बतानी है। तो पहले उन्होंने एक चीज का संदर्भ दिया है, और किस चीज का संदर्भ दिया है कि जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसका हम दोहरा उपयोग करते हैं। तो ये चीज का उन्होंने संदर्भ दिया है। अब आपको बताना है इस संदर्भ में भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा देखिए, जब ऐसा प्रश्न आए तो आपसे बोला है भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। ऐसा अगर प्रश्न आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पहले देखिए, यहां पे मैं अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग बताऊं ऐसे प्रश्नों की, जनरली हर जगह पूछता है। जैसे कहीं पूछेगा, ऐसे मान लीजिए अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की जगह ये बोलते कि क्या भारत को लैंड लीजिंग कानून, ठीक है, लैंड लीजिंग मतलब जो भी होता हो, भूमि पट्टा, ठीक है, भूमि पट्टा अधिनियम, लैंड लीजिंग एक्ट की आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सीधे ऐसे पूछ सकता है कि क्या भारत को खाद्य निर्यात नीति की आवश्यकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। या फिर अगर मैं बड़े स्तर पे बात करूं तो पूछ सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई थी 1991 में आई थी, क्या भारत को नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति, कोविड-19 का जो दौर है इसमें क्या भारत को नई आर्थिक नीति की आवश्यकता है? ऐसा अगर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसी चीज की आवश्यकता है, कोई पॉलिसी की आवश्यकता है, आपको क्या करना है? आपको पहले तो बताना है क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है कि क्या कारण है कि आवश्यक है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो आप बताएंगे कि चीन में से डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास यंग एज के काफी नौजवान हैं जो श्रमिकों की पूर्ति कर सकते हैं। ढेर सारी पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे कि जो नई औद्योगिक पॉलिसी होनी चाहिए उसमें क्या क्या तत्व
होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं इस प्रश्न में बताऊंगा कि नई अंतरिक्ष सुरक्षा नीति जो है इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, क्या चीजें सोचनी चाहिए वो भी बताना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों की स्ट्रक्चरिंग आप याद कर सकते हैं कि जब पूछे कि आवश्यकता है तो केवल आपको आवश्यकता नहीं बतानी है, बल्कि साथ में क्या बताना है, आपको साथ में यह भी बताना है कि जो आवश्यक चीजें हैं उसके लिए क्या तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीधे दृष्टिकोण को। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, भूमिका। तो भूमिका में आप दोहरे उपयोग का संदर्भ दे सकते हैं, जो कि सीधे प्रश्न की मांग है। क्या बोला है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की प्रकृति। तो आप सीधे इसी बात को इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, क्योंकि संदर्भ है तो संदर्भ जब पूछा रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब जनरली हमें इंट्रोडक्शन कितना लिखना चाहिए, 15 से 20 शब्दों का। लेकिन जब संदर्भ में बोल रहा है, किसी चीज के संदर्भ में प्रश्न की मांग कर रहा है, तो आप थोड़ा सा 20-25 शब्द एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ये आपको अनुमति होती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको बताना है क्या, भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता का परीक्षण करना था। ठीक है, तो आपने ये बताया इंट्रोडक्शन में। मुख्य भाग में ए आपने बताया अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्या क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊं सीधे सीधे, जैसे चाइना काफी आक्रामक तौर पे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा, उन्होंने भी, जैसे भारत ने मिशन शक्ति का परीक्षण किया, चाइना के बाद किया। चाइना ने हमसे पहले ही 12,000 किलोमीटर हाइट पे एक अपना जो उपग्रह था उसको फोड़ दिखाया था। तो इस तरीके से काफी अंतरिक्ष में जो आक्रामकता बढ़ रही है, चाइना की जो आक्रामकता बढ़ रही है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को किस तरह से सुरक्षा किया जा सके, किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जा सके, वो आपको डिस्कस करना है। फिर आपको बताना है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा, बी पार्ट नहीं पूछा है लेकिन आपको बताना होगा कि नीति की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष सीधे लिखेंगे कि जो अंतरिक्ष सुरक्षा नीति है वो केवल डिफेंसिव ना होकर, स्पेलिंग हो सकता है गलत लिखी हो मैंने, आक्रामक भी होनी चाहिए। डिफेंसिव मतलब हो जाएगा रक्षात्मक। ठीक है, यहाँ पे रक्षात्मक के साथ साथ क्या होना चाहिए, आक्रामक भी होना चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं निष्कर्ष में। अच्छा देखिए, अंतरिक्ष सुरक्षा नीति पूछा है यहां पर, हो सकता है अगला प्रश्न आ जाए स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी का, सॉरी स्पेस नहीं, साइबर स्पेस। यहां पे साइबर स्पेस, ये अंतरिक्ष था, अब साइबर स्पेस। उसमें भी आपको यही आंसर लिखना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा, पूरे पॉइंट्स बताएंगे। उसमें भी यही बताएंगे कि आवश्यकता क्या है, विशेषता क्या होनी चाहिए। उसमें भी जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो लिखेंगे आपको साइबर में भी सेम निष्कर्ष याद रख लीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपका स्पीड बढ़ जाता है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं और आपको निष्कर्ष एकदम रटा रटा फिट है दिमाग में, तो क्या होता है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो आप इसमें भी निष्कर्ष क्या लिखेंगे, जो हमारी साइबर सुरक्षा नीति होगी वो भी डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि केवल जब चाइना अटैक करे, हमारे ऊपर साइबर अटैक करे तो हम उसको बचाएं, वो अटैक करे तो हम उसको भी रिटेंशन कर पाए, उसको भी रिटेलिएट कर पाए, सॉरी रिटेंशन नहीं, उसको रिटेलिएट कर पाए। तो ये बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूं प्रश्न के जो मॉडल उत्तर उसकी। मैंने सीधे लिखा, देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का दोहरा उपयोग सिविल के साथ साथ सैन्य प्रयोग है। तो सीधे मैंने उसी बात को शॉर्ट में समझा दिया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहरा उपयोग का मतलब क्या है, सिविल के साथ साथ सैन्य प्रयोग। और यहां पर मैंने क्या किया, एरो बनाया। देखिए, इंट्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है, शब्द भी बचता है और आप पॉइंट को क्लियर, जो एग्जामिनर है, देखिए वहां पे क्या सीधे रिप्रेजेंट हो रहा है, सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिविल उपयोग ये है और सैन्य उपयोग ये है ना। मैंने एक्स्ट्रा इसके लिए वर्डिंग यूज की। जैसे क्या होता, इसकी जगह मैं ऐसे लिखता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरा उपयोग का मतलब सिविल के साथ साथ सैन्य प्रयोग है। जहां सिविल में टेली एजुकेशन, संचार सेवाएं, संसाधन मैपिंग, टेलीमेडिसिन, कॉमा लिख के ये सारी सुविधाएं आती हैं, ये सारी सेवाएं आती हैं। वहीं सैन्य में मिशन शक्ति, सैनिक सर्वेक्षण, स्पेक्ट्रम मैपिंग, मिसाइलें, PSLV GSLV पर आधारित जो मिसाइलें हैं, ये सब आती हैं। ऐसे लिखने से अच्छा है, मैंने क्या किया, देखिए उसमें आपने लिखा, पहले तो आपने देखा होगा कि कम से कम 10 शब्द आपके एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, उससे आपके 10 शब्द एक्स्ट्रा हो गए जो मैंने अभी तक चीजें बोली। उसके बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन है, आप जब कॉमा करके लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा दिखता नहीं है। ठीक है, बूढ़े लोग हो जाते हैं यार 60-70 साल के, तो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पर आपने ऐसे बताया कि टेली एजुकेशन, संचार सेवा, यहां पे क्लियर उसको दिख रहा है कि अच्छा सिविल सेवा, सिविल में मतलब सिविल नागरिक क्षेत्र में तो ये उपयोग है, क्लियर दिख गया, और सैन्य में कुछ कुछ ये उपयोग है, इसने एग्जाम्पल से बता दिया। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन एक लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैंने बताया सीधे उपयुक्त संदर्भ में भारत को एक अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पहला क्या आवश्यकता का पहला पार्ट क्या बताया, युद्ध की स्थिति में सैन्य उपग्रहों पर हमला सेना से संचार में बाधा एवं नेविगेशन रोक सकता है। उदाहरण, चीन यूएसए के पास अंतरिक्ष में हमला करने की शक्ति है। तो कुल नहीं, मैंने यही बात बताई कि देखिए हमारे पास क्या है, आपने देखा होगा नाविक सैटेलाइट है। यहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास नाविक सैटेलाइट है। अब ये जो नाविक सैटेलाइट है, इससे क्या होता है, हम नेविगेशन सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मतलब हम जो नेविगेशन कर रहे हैं या फिर सेना, इसके लिए आपको पता होगा जो नाविक सैटेलाइट है, इसमें जो IRNSS का जो ये पार्ट है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम,
इसमें दो तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। एक है इनक्रिप्टेड सेवाएं, ठीक है, जो कि सैन्य, मतलब आप कह सकते हैं सैन्य उपयोग के लिए, और दूसरा है नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं तो यानी आप कह सकते हैं जो सेना का मूवमेंट है, जो सेना अपने बॉर्डर पे घूम रही है, देख रही है लोगों को, वो मूवमेंट कर रही है, वो भी हमारे उपग्रहों से काफी हद तक निर्भर है, वो भी जुड़ा हुआ है। और अगर मान लीजिए युद्ध हुआ और सबसे पहले हमारे उपग्रहों को टारगेट करके उस पर अटैक करके उसको तोड़ दिया गया, तो हमारी सेनाओं से संचार कट जाएगा और हम बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। तो मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अंतरिक्ष मलबे एवं जानबूझकर की गई प्री प्रोग्राम्ड सैटेलाइटों से खतरा, ठीक है। तो ये भी बात है। अब हमारे पास देखिए, मान लीजिए एक चीज ये है कि नीचे से मिसाइल छोड़ दिया, ठीक है, तब तो कहेंगे आप कि तुम हमारे ऊपर छोड़े तो अब हम तुम्हारे ऊपर भी मिसाइल गिराएंगे, ऐसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उन्होंने सैटेलाइट ही ऐसी बनाई, चाइना ने बोला कि ऐसा हम एक माइक्रो सैटेलाइट बना रहे हैं और माइक्रो सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, वहां पे गई और बोल दिया चाइना ने कि तो फेल हो गया, अपने आप घूम रहा है, और जाके इंडिया वाले सैनिक उपग्रह से लड़ गया। चाइना बोला ये तो गलती से हो गया, हम जानबूझ के नहीं किए थे, ठीक है। तो जो प्री प्रोग्राम सैटेलाइट है, पहले से बनाया इसी उद्देश्य से गया कि जानबूझकर लड़ा दिया जाएगा, उससे बहुत खतरा बढ़ रहा है। तो अगर हमारी साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए भी है, सॉरी साइबर नहीं, स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी की, अपने दिमाग में मेरे साइबर चल रहा है, कोई बात नहीं, चीजें यहाँ पे सामने है इसीलिए, तो कोई टेंशन नहीं होता है। तो जो स्पेस जो सुरक्षा की जो नीति का जो दूसरा उद्देश्य है कि अंतरिक्ष मलबों से भी खतरा है, उससे भी बचाना है अपने उपग्रहों को, साथ में प्री प्रोग्राम्ड सैटेलाइट से भी बचाना है। तीसरा पॉइंट, स्टेट एवं नॉन स्टेट एक्टर, उदाहरण के तौर पे चाइना जो कि एक स्टेट एक्टर है, आप साथ में पाकिस्तान लिख सकते हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ साथ आतंकी संगठन हैकिंग आदि के माध्यम से ग्राउंड सेटअप से छेड़छाड़ कर सकते हो। तो आपको पता होगा जो भी अंतरिक्ष है, जो भी अंतरिक्ष सैटेलाइट है, उनका एक ग्राउंड सेटअप होता है। जैसे ये आप समझ सकते हैं, ये एक एंटीना है, तो ये ग्राउंड सेटअप होता है, यहाँ से उपग्रह से ये एंटीना संचार प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, ये जो सैटेलाइट है, जो ग्राउंड सेटअप है, ये कंप्यूटर से काफ़ी जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन है, इससे काफ़ी जुड़ी होती हैं और हम सेवाएं यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो आतंकवादी हैं या चीन है, पाकिस्तान है, ये लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राउंड सेटअप पे अटैक, साइबर हैकिंग कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं और इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो अंतरिक्ष सुरक्षा है, इससे फिर से संकट में आ जाएगी। तो मैंने उसको बताया। फिर चौथा पॉइंट बताया, अंतरिक्ष विदेश नीति का अहम अंग बन रहा है। आप देखेंगे वर्तमान दौर में स्पेस कूटनीति काफी आकार ले रही है, और स्पेस कूटनीति का मतलब जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो वैश्विक है, जो वैश्विक देश हैं, उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि चीन ने हाल में ही क्या किया, श्रीलंका में, नेपाल को, पाकिस्तान को, इन लोगों को चीन ने यहां पर एक बनाया, एक क्षेत्रीय संगठन बनाया, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप इसको पर देखें, शायद एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन समथिंग कुछ नाम है, आप उसको एक बार चेक करें, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें, वो बनाया। आपने देखा होगा भारत ने भी दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च की ताकि दक्षिण एशिया के सारे देश उसका उपयोग कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं कि अंतरिक्ष अब विदेश नीति का अहम अंग बन रही है, तो हम अंतरिक्ष सुरक्षा नीति बनाएं ताकि हम अन्य देशों की भी मदद कर पाएं। तो चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमारी सिक्योरिटी पे भी खतरा है। अगर इनका प्रभाव यहाँ पे बढ़ेगा तो हम सीधी बात है कमजोर पड़ेंगे। पांचवा पॉइंट, अंतरिक्ष में हथियार की तैनाती इसे युद्ध का चौथा माध्यम बना सकती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जल, थल, नभ, 3 जगह युद्ध होता है। इसके अलावा चौथा जगह कौन है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, और पांचवा कौन है, पांचवा है साइबर स्पेस। तो 5 याद कर लें, 5 माध्यम होते हैं। अभी वर्तमान में लड़ाई के टोटल 5 माध्यम है, ठीक है, जल, थल, नभ, इसके अलावा अंतरिक्ष, इसके अलावा साइबर स्पेस। तो अंतरिक्ष में अगर हथियार की तैनाती हो गई तो क्या हो जाएगा, सीधी बात है हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब मैं बताऊंगा ये कारण तो मैंने बता दिया कि इसके कारण आवश्यक है, मैंने आवश्यकता पर चर्चा कर दी। अब मैं बताऊंगा जो नीति होनी चाहिए हमारी, उसमें क्या तत्व होने चाहिए। तो क्या तत्व होना चाहिए, पहला एक विधिक ढांचा होना चाहिए कि हम कार्यवाही कैसे करेंगे, कौन सा संगठन कार्यवाही करेगा, हमारे अंतरिक्ष संसाधनों पे या हमारी कोई अंतरिक्ष कैपेबिलिटी पे हमला होता है, क्षमताओं पे हमला होता है, तो हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, कौन सा ऐसा होगा। जैसे आपने देखा होगा साइबर पॉलिसी की बात करूं तो साइबर पॉलिसी में बनाया गया सर्ट इन, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ऐसा ही अंतरिक्ष में बनाया जाए, सर्ट इन के हिसाब से अंतरिक्ष में बनाया जाए, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है।
एकदम साइबर स्पेस अगर आपके दिमाग में ना साइबर पॉलिसी और साइबर चीजें, तो यहां पर आप इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में साइबर चल रहा है, क्योंकि ये आंसर वहीं से कनेक्ट हो जाता है। तो विधिक ढांचा एक होना चाहिए। दूसरा, परिसंपत्तियों की पहचान होनी चाहिए कि किसको किसको आप अंतरिक्ष परिसंपत्तियां बोल रहे हैं। जैसे ग्राउंड सेटअप को बोल रहे हैं, ग्राउंड पे सेटअप के बाद जो कंप्यूटर मॉनिटर उसको भी अंतरिक्ष परिसंपत्तियां बोल रहे हैं, कि केवल उपग्रहों को अंतरिक्ष परिसंपत्तियां बोल रहे हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपका होना चाहिए कि डिफिनीशन कि कौन सी अंतरिक्ष परिसंपत्तियां होंगी। तीसरा, यूएसए चीन की तर्ज पर स्पेस कमान एक होनी चाहिए। हमारी साइबर पॉलिसी स्पेस पॉलिसी में एक चीज ये भी होनी चाहिए कि हम अंतरिक्ष कमान का निर्माण करें। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंटीग्रेटेड कमान है, इसके अलावा हमारी भारतीय सेना का नौसेना है, नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है। इसी तरह से एक स्पेस सेना बनाई जाए, तो ये बात है, साइबर कमान बोलते हैं उसको, स्पेस कमान। चौथा, काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी हो कि कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम उसको काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी कर सकें, उसको दोबारा से अटैक कर सकें। प्रौद्योगिकियों में निवेश हो, जैसे कि तौर पे क्वांटम डॉट्स आदि प्रौद्योगिकियों में, तो अंतरिक्ष पॉलिसी का एक ये भी होना चाहिए कि हम निवेश भी करें, केवल पॉलिसी बना के रखने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्वांटम डॉट्स क्या है, इसको आप एक बार चेक करेंगे, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ें एक बार। अगला क्वेश्चन हो सकता है मैं क्वांटम टेक्नोलॉजी पे ही दे दूं, ठीक है। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपाय। तो जो हमारी नीति होनी चाहिए उसमें यह भी वर्णित होना चाहिए कि हम किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे, जबकि अंतरिक्ष में खतरा और फायदा दोनों है, तो क्या हम खतरे से बच सकें, किस तरह से हम फायदों को अधिक से अधिक उठा सकें, तो हम ये काम भी करेंगे। फिर मैं निष्कर्ष लिखूंगा, स्पष्टता अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण विकास एवं वाणिज्यिक दोहन हेतु एक सुरक्षात्मक वातावरण में रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक उपाय होने चाहिए। तो मैंने क्लियर बताया कि ऐसा जो हमारा अंतरिक्ष का जो हमारा विकास है, अंतरिक्ष क्षेत्र का जो विकास है, उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण हो, विकास एवं वाणिज्यिक गतिविधियों तो उसका यूज हो सके। इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे रक्षात्मक ढांचे के साथ साथ आक्रामक नीति होनी चाहिए। तो मैंने वही बताई, उसी को आप हर जगह लिखें, चाहे साइबर पूछे चाहे कोई भी चीज पूछे। आज के हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा जीएस पेपर 4 का प्रश्न होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक बार सॉल्व कर चुके होंगे स्ट्रक्चरिंग, बस आप केवल ये मिला लें कि आपने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो प्रश्न है, भारतीय समाज के लिए आय असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। अच्छा, एक चीज और है, एक छोटी सी बात मुझे डिस्कशन करनी है। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग जो लोग वीडियो देख रहे थे, इस बार अधिकांश लोगों ने यूपी पीसीएस का मेंस 2018 दिया था, ठीक है, 2018 मेंस दिया था। कई लोग के रिजल्ट भी आए हैं, हो सकता है कई लोग का पॉजिटिव आया, कई लोग का निगेटिव आया हो। तो जो लोग का निगेटिव आया है उन लोगों को हार नहीं मानना है, उन लोगों को समझना है कि आपकी आंसर राइटिंग में कमी क्या थी। क्या आपने हिंदी का जो कंपलसरी पेपर था उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्या आपने जीएस 1, 2, 3, 4 पे ध्यान नहीं दिया, क्या आपने ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दिया, क्या आपने केवल पढ़ाई पे फोकस की, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व की। तो इन चीजों को आप अपना सोचिए। इवन मैं एक बार डिस्कशन करूंगा। मैं जब 2018 में मुझे ये पॉइंट डिस्कशन करना था, तो मैंने सोचा अलग से वीडियो बनाने से अच्छा यहीं पे 20 मिनट 2 मिनट डिस्कशन कर लूं। जब मैंने 2018 में मेंस दिया था, तो मेरा मेंस उस समय एक तो तैयारी नहीं थी, मैं जस्ट कॉलेज से निकला था और मैंने मेंस अटेम्प्ट किया था, तो पहली बार तो मेरी तैयारी नहीं थी। उसके बाद ही मैंने जो आंसर लिखे थे एग्जाम में, तो मैंने क्या किया, आने के बाद जब मेंस हो गया, 7 दिन में मेंस खत्म हो गया, तो उसके बाद तो मैं तुरंत घूमने निकल गया, तो 2-3 दिन उसके बाद घूमा। उसके बाद जब घर पे पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, अपने सारे आंसर दोबारा लिखे, सारे आंसर तुरंत लिखे। आप सोचिए उस समय सब लोग रेस्ट करते हैं, मैंने सारे आंसर दोबारा लिखे, पॉइंट्स लिखे, जो जो मुझे याद आ रहे थे कि अच्छा एग्जाम में मैंने ये प्रश्न इस तरीके से सोचा था, एग्जाम मैंने ये लिखा था। उसके बाद उसको चेक किया तो मुझे पता चला यार मैंने कई क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। देखिए मैं आपको क्लियर समझा, मैंने देखा कई क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, कई क्वेश्चन उस समय मेरे छूटे भी थे, मतलब हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने ये भी देखा, अपनी एरर देखी, ज्योग्राफी देखा, मैंने पूरी ज्योग्राफी की ऐसी की तैसी कर दी ऑप्शनल की, मैंने इन चीज़ों को देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बनाई, अरे यार मेरे में ये कमी है, मैंने ये गलत किया, ऐसे पढ़ा, इस चीज़ों को अब यहाँ से मैंने सोर्सेज डिसाइड किए। अच्छा ये मेरे गलत हुए थे तो क्यों गलत हुए थे, मेरे में क्या कमियाँ थी, तुरंत मैंने इस पर काम किया और तुरंत अगले साल की तैयारी करने में जुट गया। तो मैं आपसे भी यही सजेशन दूंगा, आप भी क्या करें, हतोत्साहित ना हो, तुरंत देखें। आप मेंस लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कम बात अपने आप में नहीं होती है, बहुत बधाई की बात है। आप उसको तुरंत सीखें कि अच्छा ये मैंने कमी रखी थी, आंसर में प्रश्न अभी समझें। इवन आपको क्या करना चाहिए, अभी यूपी पीसीएस का जो 2018 का मेंस हुआ उसको उठा लेना चाहिए। इसमें हो सकता है कई लोग 2019 का भी मेंस लिख रहे हो, तो उन लोग को तो अवश्य काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि अच्छा मैंने ये चीज़ सोच के लिखा था आंसर, मैंने अगले में ये चीज़ सोच के लिखा था, अगले क्वेश्चन में ये चीज़ सोच के लिखा था, और इसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने काम करने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं जो चौथा प्रश्न है उसको डिस्कशन करने।
कमियों पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कभी कभार, और होती रही इसी के तरीके से। तो प्रश्न है, भारतीय समाज के लिए आय असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। इस संदर्भ में गांधी जी की सर्वोदय और न्यासीता की अवधारणाओं की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक संदर्भ दिया है। क्या संदर्भ है, देखिए इसको पढ़िए। देखिए फिर से क्वेश्चन में समझाता हूं। एक संदर्भ दिया है, क्या चीज संदर्भ में, कि भारतीय समाज के लिए आय असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। आय असमानता का संदर्भ दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि सर्वोदय और न्यासीता का जो गांधी जी की अवधारणा है, इसकी क्या प्रासंगिकता यानी क्या रिलेवेंसी है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इनकम इनइक्वालिटी इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द इंडियन सोसाइटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ गांधी जीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वोदय एंड ट्रस्टीशिप। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। अब क्या करेंगे, तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको कुछ आंकड़ों से बताना है कि भारतीय समाज में आय असमानता बढ़ती जा रही है और ये एक चिंता का विषय है। ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। ठीक है, हालांकि ये आंसर मैं पूरा नहीं लिखता हूं, तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि कंटेंट में क्या होना चाहिए। तो आप ये बताएंगे, जैसे मैंने कुछ आंकड़े यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे विश्व असमानता रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2014 में राष्ट्रीय आय का, ठीक है ये राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का 56% भाग जनसंख्या के शीर्ष 10% के पास था। ठीक है, तो 56% सोचिए, 2014 में जो 56% राष्ट्रीय आय थी, मान लीजिए 100 रुपया राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम 100 रुपये थी, तो इसका ये कह रहा है इसका 56%, ठीक है 56% केवल ऊपर के 10 लोगों के पास है, यानी 56 रुपये केवल ऊपर के 10 लोगों के पास है। तो आप सोच सकते हैं जो 44% है, बाकी 90 लोगों में वो केवल 44 बट रहे हैं। तो ये बात एक बता सकते हैं आप आंकड़ा। दूसरा आप आंकड़ा ये दे सकते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 1% भारतीयों के पास 73% आय है, यानी जो वर्तमान में हम संपत्ति सृजन, ये आय नहीं होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संपत्ति सृजन, ये जरूरी है, संपत्ति सृजन। तो ये है, इस बात को आप समझिएगा कि 1% भारतीय, जैसे मुकेश अंबानी हुए, अंबानी फैमिली हुई, टाटा फैमिली हुई, 2-4 फैमिलीज जो हैं, अडानी हुए, यही लोग मिलकर जो भारत में कुल संपत्ति सृजन हो रहा है, कुल संपत्ति सृजन मान लीजिए 100 रुपये हो रहा है, तो 73 रुपये इन एक लोगों के पास ही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी, बाकी 27 रुपये जो संपत्ति सृजन हो रही है, बाकी 99% लोगों के पास केवल वो 27% ही है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा असमानता भारत में है। इवन आप इस चीज़ को चाहें, अगर आपको ये आंकड़े नहीं याद हो रहे हैं, वैसे याद तो होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, नहीं याद हो रहे तो आप ये बता सकते हैं सिंपल सा, अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या लिखता, जीडीपी के हिसाब से हम 3rd हैं दुनिया में, पर पीपीपी ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जीडीपी देखें तो हम दुनिया में 3rd हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक गरीबों वाला देश भी हम ही हैं। अच्छा, अभी कोई हल्ला नहीं मचाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि सर नाइजीरिया है, ठीक है, ये नाइजीरिया और इंडिया ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा गरीब है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक आध आंकड़ों के चलते आपका आंसर नहीं गलत होगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे अभी मैंने जो आखिरी क्वेश्चन था उसमें मैंने ये बताया अंतर्राष्ट्रीय परिषद की 11 बैठकें कुल हुई हैं। ठीक है, तो मुझे बताया गया कि 12 बैठकें हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बैठक से कुछ नहीं हो जाएगा। बताना ये था, उसमें ये बताना था मुझे 1990 से अब तक कितनी अनियमित बैठक हुई हैं। तो कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो वो तो जो हम आंकड़े देते हैं वो कॉन्सेप्ट की पुष्टि के लिए देते हैं कि देखो कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, एक आध कम अधिक, जैसे भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 45 लाख करोड़ है कि 45,153 करोड़ है, ऐसा कुछ जो भी है, ये आपके लिए 153 वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग में आप लिख दे रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने वही बताया कि जीडीपी के हिसाब से हम 3rd हैं और दुनिया के सबसे गरीब वाला देश भी हम ही हैं, तो ये भी असमानता को दर्शा रहा है। ये बातें मैंने बताई। अब बोला है असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है, तो आप बता सकते हैं इससे कुछ चिंताएं होती हैं। क्या चिंताएं होती हैं? संपत्ति का संकेंद्रण होता है, यानी डीपीएसपी इसका हनन होता है। ठीक है, डीपीएसपी इसमें बोला गया है कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आती हैं, राजनीतिक अस्थिरता होती है। ठीक है, विधि का शासन नहीं रह पाता है। 1-2 पॉइंट आप बता सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि मेन तो ये तो संदर्भ है, आपको व्याख्या करनी है गांधी जी के सर्वोदय और न्यासीता पे, तो 1-2 पॉइंट बताएं बस, सिंपल आपको 1-2 पॉइंट बताना है। चिंताएं हैं, क्यों चिंता है, वही 1-2 पॉइंट आप बताएंगे। सीधे यही लिख सकते हैं कि इससे कुछ चिंताएं उत्पन्न होती हैं। अब आप बताएंगे गांधी जी की सर्वोदय और न्यासीता की अवधारणाओं की प्रासंगिकता, यानी गांधी जी की सर्वोदय और न्यासीता की अवधारणा है वो किस तरह से इस आय असमानता में कमी कर सकती है, यही क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप ये कैसे बताएंगे? तो सर्वोदय की डिफिनीशन क्या है? सर्वोदय का जो गांधी जी का सिद्धांत है यहीं से देख लीजिए, सभी का उदय। आप इसको ऐसे समझते हैं समावेशी विकास, मतलब सभी के पास
धन हो तो सभी के पास हो, ठीक है। मतलब जितने लोग हैं, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग में हो, किसी भी कोने पे हो, सबके पास तक संपत्ति पहुंच सके, यही है सर्वोदय का सिद्धांत, ठीक है। सिंपल है। प्रत्येक सदस्य पर्याप्त धनार्जन करेगा परंतु उचित कार्य के माध्यम से करेगा। तो गांधी जी के जो सर्वोदय का विचार है वो ये कहता है कि प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता अनुसार, जितना आपके अंदर क्षमता है, सभी का उदय होगा। आप अपनी क्षमता अनुसार क्या करेंगे? धनार्जन करेंगे, उचित कार्यों के माध्यम से करेंगे। हालांकि वो धन अर्जन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप संपत्ति का संकेंद्रण कर रहे हैं, आप अपने विकास के लिए धनार्जन करेंगे। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार गांधी जी का न्यासीता का सिद्धांत है। तो न्यासीता के सिद्धांत में यहां पे लिखा है मैंने, कुछ आप पढ़ लें। लिखा है मैंने क्या समझाने के लिए, उद्योगपति जनता के धन के ट्रस्टी हैं, उसका प्रयोग स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जन सामान्य हेतु करें, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा ढंग से समझाता हूं, मुझे लगा समझा देना चाहिए। देखिए न्यासीता का सिद्धांत कहता है, पहली बात न्यासीता के सिद्धांत की खास बात यह है कि निजी संपत्ति का अधिकार वो मानता है, ठीक है। तो आप यहां से एक प्रश्न हो सकता है पूछ दे कि गांधी जी निजी संपत्ति में विश्वास नहीं रखते थे प्रीलिम्स में, लेकिन गांधी जी निजी संपत्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने जो समृद्ध लोग हैं इनको बोला कि समृद्ध लोगों को गांधी जी ने कहा कि ठीक है आप संपत्ति के अधिकारी हैं, ये जो जितना पैसा है, जितना जीडीपी उडीपी हो रही है सब आपकी है, लेकिन ये आपकी नहीं है। मतलब आप मालिक हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं, आप मालिक हैं लेकिन पूरी आपकी नहीं है। आप क्या हैं, इस बात को ऐसे समझिएगा, आप ये जनता है, ठीक है, और ये बाकी जो संपत्ति आपने क्रिएट की ये संपत्ति जनता की है, ठीक है। मतलब ये समझिएगा आप मालिक नहीं है, मालिक जनता है। आप क्या हैं, इसके ट्रस्टी हैं, मतलब आप देखभाल कर रहे हैं कि जनता तक सही तरीके से पहुंच जाए संपत्ति। मतलब आप क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देखभाल कर रहे हैं कि ये जनता की संपत्ति आपके पास आई थी क्योंकि आपने व्यापार जनता से किया, लाभ जनता से कमाया, तो सारी संपत्ति आपके पास जनता के पास आई थी। तो आपका भी ये काम है कि आप देखभाल करें, आप इस बात को समझें कि जनता असली मालिक है और आप क्या है उसके ट्रस्टी हैं। उस संपत्ति का दुरुपयोग ना हो, उस संपत्ति का सदुपयोग हो। तो आपको ये बात समझनी है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए लेकिन जन सामान्य हेतु भी कार्य करें। तो अब प्रासंगिकता की बात करूं तो न्यासीता की प्रासंगिकता क्या होगी? आपने ये सुना होगा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप थोड़ा एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करें कि सीएसआर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। परोपकारिता का गेट्स बफेट मॉडल, ये भी इसी पे बेस्ड है। आपने देखा होगा जो वॉरेन बफेट हैं और जो बिल गेट्स हैं, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी धन संपत्ति हमेशा पूरी तरह से दान कर देते हैं, फिर उतने ही अमीर हो जाते हैं और क्या करते हैं, दुनिया में भलाई का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगी, आय असमानता में कमी होगी क्योंकि जो संपत्ति के ट्रस्टी लोग हैं वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट आप और अच्छे से बता सकते हैं, जैसे क्या है, न्यासीता से क्या हो रहा है, यहां पे देखिए लिखा है मैंने, ठीक है, देखते हो, है ना। इसी को आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, है ना। अब सर्वोदय का कुछ बता दें। सर्वोदय से क्या होगा, सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सबको मौका मिलेगा उदय होने का। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक चीज ये होगी, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होगा, यानी सब लोग कमाएंगे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, ठीक है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा हो, ठीक है, मार्केट में कुछ लोगों का मोनोपोली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सर्वोदय ये भी कहता है। सर्वोदय ये भी कहता है आय का पुनर्वितरण, यानी सभी लोग के पास है और आय का पुनर्वितरण हो, न्याय संगत पुनर्वितरण हो, ये बात सर्वोदय का सिद्धांत कहता है। तो आप इस हिसाब से इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष यही लिखेंगे जो सर्वोदय अंत्योदय वो सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त में नहीं है। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं, जैसे टाटा ने पैसा कमाया तो सबको फ्री में लो 500-500 रुपए सबको हम सब्सिडी भेज देंगे, ऐसा नहीं। सशक्तिकरण एवं उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से क्या करना चाहिए, इसका बंटवारा होना चाहिए। आप ऐसे निष्कर्ष लिखेंगे कि गांधी जी स्वयं इस बात के खिलाफ थे कि किसी को बिना काम के धन मिले। आपने देखा होगा मैंने 7 सामाजिक पापों की चर्चा की थी एक दो वीडियोस पहले में, जो इथिक्स पेपर 4 का होगा, उसमें यह बात आपको समझना पड़ेगा कि गांधी जी ने अपने सामाजिक पापों में भी बताया था कि बिना काम के आपको धन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहां पे, न्यासीता और सर्वोदय का जो सिद्धांत है उसको 7 सामाजिक पापों के साथ देखा जाना चाहिए, उसको अलग से मत देखिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि यार कमा लिए पैसा तो पूरा बांट दो, आपको बेसिकली उन चीजों को लॉजिकल तरीके से सोचना होगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्य दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और थैंक यू। फिर मिलते हैं।